सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्लास 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज वो वाली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट होगी वहां से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे एंड उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये जो वर्ड्स है दो चीजों से बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, ओके, पहला क्या है इलेक्ट्रो, एंड दूसरा कौन सा वर्ड्स है स्टैटिक्स। अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का मतलब हम कुछ चार्ज इस तरीके से समझ सकते हैं ना, चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज के बारे में भी हम इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चार्ज क्या होता है, कितने तरह के चार्ज हो जाते हैं, चार्ज को किस तरीके से डिनोटेड किया जाता है। और ये जो स्टैटिक्स होता है, इसका मतलब कुछ रेस्ट पे हो, है ना, एट रेस्ट, चार्ज हमारा रेस्ट पे हो। इसका मतलब हम अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एट रेस्ट चार्ज या नॉन मूविंग चार्ज बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। अब इसको, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ। अब माय फ्रेंड्स, ये जो हमने फ्लक्स पढ़ा था, तो फ्लक्स क्या होता है देखते लेते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो 5 से दिखाया जाता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया डीएस वेक्टर। अब ये डीएस क्या है? ये जो है एरिया वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डॉट डीएस वेक्टर। अगर मैं इसको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो यहां से मुझको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डीएस, ठीक है। अब यहां से डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डीएस माने एरिया वेक्टर और ई यानी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब गॉस लॉ के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, गॉस लॉ क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ परपेंडिकुलर टू द एरिया। हमारे पास कोई अगर एरिया हो तो उस एरिया में से नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल लेते हैं। अब ये जो गॉस लॉ होता है, ये भी समझ लेते हैं क्या है। गॉस लॉ में हम करते क्या है? गॉस लॉ में भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये क्लोज सरफेस के लिए होता है एप्लीकेबल, ठीक है। तो गॉस लॉ में हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होना चाहिए? इनक्लोज सरफेस के लिए इक्वल टू वो होगा माय फ्रेंड्स क्यू नेट। क्यू नेट क्या है? ये नेट चार्ज है ना, क्यू नेट इनसाइड द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। अगर इन दो इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, ठीक है। यहां गोला बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वो क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है। और यहां लिखूंगा मैं ई डी एस, है ना, डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा है यहां तक। सो माय फ्रेंड्स, ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। अब इसके बाद मैं कुछ चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो चार्ज डेंसिटी के दो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो भी मैं आपको यहाँ साइड में लिख कर दूंगा। यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो, हमारे पास 3 तरह की बेसिक ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी पहले तो मेरे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी है मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड तीसरी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब ये सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? देखो जरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इस तरीके से लैम्बडा से डिनोटेड कर लेते हैं। और ऊपर आएगा चार्ज, जो कि टोटल चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय वो होगा लीनियर चार्ज में हम यहां से डिवाइड कर लेते हैं एल की। और यहां अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यहां क्यू जो होता है चार्ज है, जिसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, एंड डिवाइडेड बाय एल यानी कि लेंथ, उसका यूनिट मीटर होता है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम इस तरीके से सिग्मा से डिनोटेड कर लेते हैं। एंड वो भी सेम फॉर्मूला होगा, ऊपर चार्ज आएगा एंड डिनोमीटर में सरफेस, यहाँ जो एरिया आएगा, ठीक है, यहाँ डिनोमीटर में क्या आएगा? एरिया। और इसके ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ऊपर आएगा कूलम एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम रो से दिखाई डिनोटेड कर लेते हैं, ऊपर आएगा चार्ज, डिनोमीटर में आएगा वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा?
चार्ज का यूनिट कूलम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी डिस्कस कर ली। अब माय डियर फ्रेंड्स इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है मेरी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो देखो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम करते क्या है, गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहां लिखना चाहूंगा टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे दिखाते थे, ई वेक्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें क्या कंसिडर कर लेते हैं, देखो जरा, लेट अस कंसिडर, हमारे पास मान लेते हैं कि क्या है, लेट अस कंसिडर अ स्फीयर having radius कैपिटल R। ठीक है, इसके एक हमारे पास, अब इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है। ठीक है, इस तरीके का एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है हमारे पास वो है कैपिटल R, उसके रेडियस क्या है, कैपिटल R। एंड इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास इस तरीके के चार्जेस है, इस स्फीयर के ऊपर है, ये बात आपको ध्यान में लेनी है। इस स्फीयर के ऊपर क्या है हमारे पास, इस तरीके से नंबर ऑफ चार्जेस है। अब इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। कुछ इस तरीके से मैं बोल सकता हूं क्या, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगी। अब यहां भी एक और एक स्फीयर बन रहा है, तो मैं इस स्फीयर को, इस वाले स्फीयर की जो रेडियस बोलूंगा वो है स्मॉल r, और इस वाले की क्या है, कैपिटल R। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई वेक्टर। अब इस स्फीयर को अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालना चाहूं तो इस एरिया वेक्टर भी स्फीयर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में बोलूंगा ds। ठीक है, इसी तरीके से, और यहां से ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या आ रही होगी, इस तरीके से बाहर आ रही होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां तक ये हमारे पास स्फीयर है, इसका मतलब यहां कौन सी डेंसिटी यूज होगी, स्फीयर डेंसिटी यूज होगी, जिसका हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला नोट किया था। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं आपको यहां से टोटल चार्जेस यहां कितने हो गए, अगर मैं बोलूं यहां से आपको टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, है ना, इस स्फीयर के ऊपर कितने टोटल चार्ज होंगे, तो बोलूंगा Q इक्वल टू, Q कितना होगा, अब यहां से उसकी डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेंसिटी इनटू इसका स्फीयर का एरिया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, डेंसिटी, या मैं स्फीयर डेंसिटी बोल सकता हूं इसको, स्फीयर डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है उसकी, इनटू उतना कितना एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां से मेरे पास Q नेट इक्वल टू आ जाएगा। स्फीयर डेंसिटी को हम किस तरीके से डिनोट किया था, मैंने यहां से सिग्मा से दिखाया था, देखो आपने, सिग्मा इनटू एरिया का स्फीयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सिग्मा इक्वल टू क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगा, या उससे पहले हम गॉस लॉ का यूज कर लेते हैं। नाउ using the गॉस लॉ, या गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो आप उसको, गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ अभी अभी हमने सिंपल सा पढ़ा था कि गॉस लॉ में हम क्या कर लेते हैं, फाई कैलकुलेट कर लेते हैं इनक्लोज सरफेस के लिए, इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है, तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा इस वाले पॉइंट पे कितना फ्लक्स लग रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले एरिया पे कितना फ्लक्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहां लिखूंगा मैं, नाउ कैलकुलेट फ्लक्स। अब यहां से अगर फ्लक्स के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो हो जाएगा डी फाई, है ना, छोटा सा फ्लक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, छोटा सा फ्लक्स, यहां से ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अभी अभी हम फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके, तो हमने ये छोटा सा फ्लक्स निकाला, हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब यहां से एक क्लोज लूप के लिए यहां, इसलिए इसको गोला बनाना पड़ेगा। यहां से डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो कॉस आ जाएगा वहां से, तो कॉस आने के बाद ये मेरे पास आएगा फाई इक्वल टू
ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई ds cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देख पा रहे हो तो जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है एंड ये जो एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिंस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा अगर मेरा जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां मेरे पास फाई का एक फॉर्मूला आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ओवर ई क्लोज लूप ds। तो यहां से मेरे पास फिर से एक बार फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट है मान के चलते, इनटू ds मैंने बाहर ले लिया। अब माय फ्रेंड्स ये जो ds है, ds यानी कि क्या है, एरिया वेक्टर है और इंटीग्रेशन लगाया है, इसका मतलब टोटल एरिया। तो टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, देखो जरा, इसका 4 पाई लेकिन स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं छोटा सा एरिया कैलकुलेट करूं तो इतना एरिया, रेडियस अगर छोटा वाला स्फीयर बोलूं तो इतना इसकी रेडियस ये होगी, लेकिन टोटल अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो ये हो जाएगा स्मॉल r। इसका मतलब मैं इंटीग्रेशन ओवर ds इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके बढ़िया, यहां तक फाई की वैल्यू निकाली जाएगी। यहां से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब इसका भी यूज कर लेते हैं हम। ये कितना इक्वेशन हो गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ जो फाई है, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो वहां आपको दोनों तरफ फाई दिखाई दे रहा होगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं यहाँ का थ्योरेटिकल पार्ट। सो देखो माय फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा और देख लेता हूं मेरे पास आंसर क्या निकल कर आता है। मैं यहां लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। जैसे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास यहां भी फाई है और यहां भी फाई है। इसका मतलब मेरे पास इस फाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास आएगी ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू, और यहां क्या है मेरे पास, देखो जरा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, ऊपर है q जो कि टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखूंगा और r स्क्वायर को बाद में लिखूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब उसके बाद और एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ जो Q है, यहाँ से Q की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे हम। सो देख लेते हैं फिर से एक बार, इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको दिखाएंगे कि इस तरह का फॉर्मूला का किस तरीके से यूज हो रहा है। सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q की जगह पे यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, स्फीयर डेंसिटी, फाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। और ये कहां से लिया है मैंने, फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहां से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, वो होगा सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। और एक बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। सो माय फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास 2 केसेस बनती है। तो पहली केसेस ये बनती है कि ये जो मेरा पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, तो वो अगर इस सरफेस पे हो या ये जो सरफेस है इस सरफेस पे हो, तब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एंड उसके बाद अगर वही वाला पॉइंट मैं इस स्फीयर के अंदर प्लेस करूं तब उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास केस पहली क्या बनेगी, केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट में जो हमारा लेट हम मान लेते हैं कि पॉइंट P कहाँ है, इनसाइड द ऑन द स्फीयर, लेट पॉइंट P ऑन द सरफेस, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ जाएगी सिग्मा, ऊपर है r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट,
स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर दूंगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर गेट कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम मान लेते हैं कि दूसरी केस हमारे पास ये है कि जो हमारा पॉइंट पी है वो लाइज कर रहा है सरफेस स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो केस हमारी सेकंड क्या हो जाएगी, देखो जरा, केस 2 क्या हो जाएगी, लेट पॉइंट P लाइज इन द सरफेस, है ना, पूरे तरीके से हमारे पास क्या है, सरफेस के अंदर है। अगर सरफेस के अंदर है तो इसका मतलब यहां जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी स्फीयर के अंदर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। किसी भी तरह का चार्ज इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर हमारी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी जीरो है, इसका मतलब यहां अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगी, जीरो हो गई। तो बोलो 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 बढ़िया है यहां तक, ठीक है, बोलो बढ़िया है यहां तक। अब माय डियर फ्रेंड्स देखो, हमने यहां से आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो भी इसके न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला या ये वाली कंसेप्ट आपको किस तरीके से यूज होगी मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो क्वेश्चन में हमको कहा यह गया है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारे पास यहां से 10 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जिसको मैं कैपिटल आर बोलना चाहूंगा। एंड उसके बाद इस सेंटर से लेकर इस 13 सेंटीमीटर पॉइंट तक, यहां से लेकर सेंटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक, इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको बताना है। एंड उसके बाद इस वाले स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो बतानी है। एंड सेंटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस तक की इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी हमको बतानी है, ठीक है। तो यहां से इतना तक हमको कैलकुलेट कर लेना है। और हमको बताया गया है कि इस वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज है स्फीयर के ऊपर, टोटल चार्ज वो है 1 माइक्रो कूलम। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है और इस तीनों पॉइंट पे हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखो जरा। तो पहला जो हमारा सवाल है इस वाले पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को नाम दे दूंगा बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया ओ, ठीक है। ए बी सी इन तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सबसे पहले तो निकालूंगा एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, 1 माइक्रो कूलम। इसको मैं कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कूलम में जैसे कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, है ना। ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और जो हमको डिस्टेंस दिया गया है, यहां से अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ओरिजिन से लेकर इस वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने मान लेते कि स्मॉल आर है, ठीक है। स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये -2 है, इसका मतलब पॉइंट जो है हमारा यहां से 2 डिजिट से होकर इस तरफ मूव हो जाएगा, यानी कि 0.3 मीटर आ जाएगा। बोलो बढ़िया यहां तक। और यहां जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला मेरे पास था Q/4πε² याद करो जरा सा, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहां से देखो, अब देख पा रहे हो कि 1/4πε0 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ε0 की जो वैल्यू होती है परमिटिविटी इन वैक्यूम वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये सबको जब हम सॉल्व कर लेते तो ये मेरे पास आता है 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब जैसे ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू है मेरे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻6, डिनोमिनेटर में r², r इतनी रेडियस कितनी निकाली हमने 0.3, और उसका क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो वहां आ जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एट पॉइंट ए पे 9 इंटू 1 यानी कि 9 ही हो जाएगा इंटू 10⁻9-6 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.09, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 2 डिजिट के बाद आएगा, है ना, 2 डिजिट के बाद आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
9 इंटू 10 की पावर -2, -2 है, इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट से होकर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर ऊपर चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एट पॉइंट ए कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गई 10 की पावर 5, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्यों हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ही, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। अब क्या कर लेते हैं हम, सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं एट पॉइंट बी। जैसे हम एट पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, एंड उसके बाद यहां से जो कैपिटल आर माना जाएगा, क्या उसको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर मान के चल लेते हैं हम, और इस वाले पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस देख पा रहे होगी कि वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर में, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो 0.1 मीटर आ जाएगा, है ना, पॉइंट 2 डिजिट से होकर लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहां क्या कर लेते हैं, वही सेम वही वाला फॉर्मूला, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज है मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके यहां तक। अब क्या करेंगे, 0.1 का स्क्वायर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू यहां से 9 इंटू 10 की पावर ऊपर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड डिनोमीटर में 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 0.01 आंसर आएगा क्योंकि 0.2 डिजिट से होकर इस साइड में खिसकेगा, तो यहां मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर -3 एंड 0.01 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर, ये -2 ऊपर गया तो प्लस हो गया, 3 2 5 हो जाएगा, एंड इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहां, एट पॉइंट बी। अब अगर मैं ये और एक बात हमको कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट सी। अगर पॉइंट सी की अगर बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट सी जो है वो स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर के अंदर ये जो चार्ज है वो एब्सेंट है, जो चार्ज प्रेजेंट है वो कहां पे है, सिर्फ स्फीयर के ऊपर है। इसका मतलब यहां जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, तो यहां जो मेरे पास सिग्मा आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, सिग्मा 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, वहां 0 हो जाएगी। बोलो बढ़िया है यहां तक। और इन तीनों कंक्लूजन से हमको यह समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम स्फीयर के चार्ज से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अगर आप देख पा रहे होगे कि 10 ए पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम, और इस बी पॉइंट पे कितनी आ गई है, 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम, और जैसे हम स्फीयर के अंदर चले गए तो वो 0 हो गई, क्योंकि वहां चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। और यहाँ जो चार्ज की, जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, कहां से, उस चार्ज से होकर। ठीक है, तो इतना सारा हम कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसी वीडियो को हम यहाँ फुल स्टॉप देंगे, और इसके बाद के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।